क्या इंसान कभी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकता है? और अगर कभी चला गया तो फिर क्या वो फिर से अपने यूनिवर्स में वापस आ सकता है? सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज मिस्ट्री लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा जिसका नाम है डीरेलमेंट। और इस ड्रामा को इसी कंसेप्ट पे बेस करके बनाया गया है। सो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमारी मेन फीमेल लीड जियांग शुएन को दिखाया जाता है और उसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है और 2012 का सीन दिखाया जाता है हमें। और वहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसका नाम होता है शू जिनयांग और उसको लेके आता है उसका एक फ्रेंड जिसका नाम है चीलियान। और ये चीलियान ही हमारे ड्रामा का मेन लीड है। और फिर उसको एडमिट कर लिया जाता है और चीलियान जो कि खुद भी थोड़ा सा घायल था और फिर वो उसकी फ्लैशबैक से हम देख पाते हैं कि शू जिनयांग कैसे एक्चुअल में इस तरीके से इंज्योर हो गया था। वो अपनी फ्रेंड चीलियान को ही बचाते बचाते खुद बिल्डिंग से गिर गया था। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर लियांग से बात करते हैं और बताते हैं कि आपका फ्रेंड शू का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं कर सकते। फिर कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे जू वहाँ पे बैठा हुआ था व्हील चेयर पे और यहाँ पे लियांग बात करता है किसी से कॉल पे और बताता है कि हाँ कल ही वो डिस्चार्ज होने वाला है और फिर मैं चला जाऊँगा अब्रॉड। फिर वो जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो देख पाता है कि वहाँ पे शू कहीं पे था ही नहीं और वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और सीन दोबारा से शिफ्ट होता है 2025 में, जो स्टार्टिंग में हमने एक्सीडेंट देखा उसके ठीक 2 दिन पहले। और फिर वहाँ पे हम लोग फिर से हमारी मेन फीमेल लीड जियांग शुएन को देख पाते हैं जो कि मेकअप कर रही थी और तभी उसके पास मिस्टर सू का कॉल आता है। वहाँ पे मिस्टर सू बताते हैं कि आज आप फिर से ऑफिस नहीं गए, आपके पापा ने मुझे हायर किया है आपकी सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए ताकि आप ठीक से काम पे जाओ, परंतु आप फिर भी नहीं जा रहे। परंतु यहाँ पे हमारी जियांग शुएन तो उसकी बात को पूरा इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। और यहाँ पे हम ये पता चलता है कि जियांग शुएन एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर की लड़की है और उसके पापा जियांग ग्रुप नाम की एक कंपनी की CEO है। और फिर हम लोग एक पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जियांग शुएन को उसका एक मेल फ्रेंड पूछ रहा था कि तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड कहाँ गया, तो जियांग शुएन बोलता है कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, वो आ ही रहा हो। और फिर हम जियांग शुएन के बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं जिसका नाम होता है हुओ बोयू और वो ऐसा बोलता है कि उसको इस तरीके की पार्टी करने की आदत नहीं है, इवन वो ड्रिंक भी नहीं करता है पूरे पार्टी में। पर फिर थोड़ी देर बाद जब वो अकेले वॉशरूम जाते तब एक लड़की आके उसके करीब आने की कोशिश करता है और पीछे से जियांग शुएन और उसका वो मेल फ्रेंड उसको देख रहा था। और फिर वो मेल फ्रेंड जियांग शुएन को बोलता है कि देखा ये लड़का जितना ज़्यादा दिखाता है ना कि वो इनोसेंट है, वो इतना इनोसेंट भी नहीं है। और तभी जियांग शुएन देखता है कि एक लड़का साइड से उनकी वो पिक ले रहा था, मतलब वोयो की। और फिर वो जाके वो कैमरा छीन लेता है और वोयो को दिखा के बोलता है कि तुम ये सब आप ठीक करो। और फिर वो उस लड़की को भी बोलती है कि तुम इस तरीके की फालतू की न्यूज़ छाप के अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी को ज़्यादा दिनों तक चला नहीं सकते हो। और फिर ये सब कुछ शॉर्ट आउट करने के बाद बाहर आके वो अपने बॉयफ्रेंड वोयो को बोलता है कि जाओ मेरा कार लेके आओ। और फिर जो वो मेल फ्रेंड था वो बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। तो जियांग शुएन बोलता है कि मेरी जैसी लड़की ना सबसे आखिर में किसी इंसान पे भरोसा करता है। फिर अगले दिन जियांग शुएन को हम एक कैफ़े में देख पाते हैं और उस कैफ़े की जो ओनर थी उसका नाम थी रुई और वो उसकी फ्रेंड होती है। तो वहाँ पे रुई उसको बताती है कि मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कैफ़े की एक और ब्रांच खोल लूँगी तो फिर मेरा बिजनेस थोड़ा फैलेगा। और इस एक बात से ही जियांग शुएन एकदम से रेडी हो जाती है इस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, परंतु रुई बोलती है कि उसको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो जियांग शुएन तभी अपनी कंपनी में कॉल करके आज आफ्टरनून में जो इवेंट होने वाला है वो इसी कैफ़े में बुक कर लेता है। और फिर कैफ़े में आफ्टरनून में जो इवेंट्स भी होता है परंतु वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं कि पता नहीं इस ऑर्डिनरी से कैफ़े में ये लोग क्यों बुक कर रहे हैं, इसका तो टेस्ट भी अच्छा नहीं है। और ये सब कुछ रुई भी सुनती है और उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। और फिर वहाँ पे जियांग शुएन आती है और एक स्कार्फ गिफ्ट करती है रुई को, परंतु रुई लेने से मना करती है पर फिर भी वो दे देती है। और तभी वहाँ पे वोयो भी आता है तो जियांग शुएन बोलता है कि ठीक है वोयो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तो रुई बोलता है कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, परंतु फिर भी वोयो ही उसको लेके जाता है और जियांग शुएन फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पे फिर से आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उस कैफ़े में ही वो स्कार्फ पड़ा हुआ था। तो वही वो स्कार्फ को उठा के लेके जाती है रुई के पास। पर वहाँ पे जियांग शुएन को कुछ आवाज़ें आती है तो फिर वो एक डोर के पास जाती है और फिर वो
अंदर से सुन पाती है कि वहाँ पे अंदर रुई और बोयू बातें करता है, जहाँ पे रुई बोयू को बताती है कि तुम कब तक ये सब करना चाहते हो, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे और हम लोग एक साथ कब रह पाएंगे। तो फिर बोयू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, जब मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगा फिर हम दोनों एक साथ रह पाएंगे और हमें इस लड़की की मतलब कि जियांग शुएंग की बातें और नहीं माननी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद जब रुई देखती है कि वहाँ पे जियांग शुएंग आई हुई है तो फिर वो घबरा जाती है, पर फिर भी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करके बोलती है कि तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर जियांग शुएंग बोलती है कि तुम वो स्कार्फ क्यों नहीं लेके आए, इसलिए कि वो तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम भूल गए थे। तो फिर रुई बोलती है कि नहीं नहीं, वो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था ना, इसलिए शायद मुझे ध्यान नहीं आया। तो जियांग शुएंग बोलती है कि परंतु सच बात तो ये है कि तुम्हें पसंद ही नहीं आया है वो। तुम इंसानों के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग पहले तो बेस्ट फ्रेंड जैसे बिहेव करते हो और फिर पीठ पीछे इस तरीके से बिट्रे भी करते हो। मेरी तुम्हारी और बोयू के साथ सारी बातें सुन लिया है। तो वो वहाँ पे रुई उसके सामने बेग करने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। तो फिर जियांग शुएंग बोलती है कि तुम डर किस बात के लिए रहे हो कि मैं जो उतना भी इन्वेस्ट किया हो तुम्हारी कंपनी में वो सब कुछ रिटर्न कर लूँगी। और वो लोग ऐसे ही बहस करते करते एक ओवर ब्रिज तक आ चुके थे और वहाँ पे रुई चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, तुमने बस मेरी कैफ़े में इन्वेस्ट किया है, परंतु कैफ़े में दिन रात मेहनत तो मैंने किया है, रात रात जाके कैफ़े की केक्स की टेस्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए मेहनत मैंने किया है, परंतु तुम अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर क्यों मानते हो। मैं तुम्हारे से थोड़ा सा भी कम नहीं हूँ, अगर तुमने पैसे इन्वेस्ट किया है तो फिर मैंने भी दिन रात की मेहनत इन्वेस्ट किया है इसमें। तो जियांग शुएंग बोलती है कि ठीक है, तो फिर भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस लेती हो और अब से तुम अपनी कैफ़े को अपनी मेहनत के बल पे ही चला लेना। तो फिर रुई उसके सामने रोने लगती है, बोलती है कि ऐसा मत करना, ऐसा करना मेरी मौत जितना समान होगा। तो जियांग शुएंग बोलती है कि और ये सारी चीज़ें तुम्हें मेरे को बिट्रे करने से पहले सोचना चाहिए था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, परंतु पीछे से रुई बोलती है कि तुम एक कदम भी आगे बढ़ना तो फिर भी इस रिवर में जंप कर जाओगी, परंतु फिर भी जियांग शुएंग नहीं सुनती है और वो चली जाती है वहाँ से और सीन वहाँ पे कट हो जाती है। और फिर हम देख पाते हैं जियांग शुएंग अपने घर में होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है बिट्रे होने के बाद। उसको बार बार बोयू कॉल करता है और फिर फाइनली वो कॉल उठाती है। तो फिर बोयू बोलता है कि रुई मिल नहीं रही है। फिर अगले ही दिन वो फिर से ओवरब्रिज में चली जाती है जल्दी से, उसको लगता है कि रुई वहाँ पे जंप कर चुकी है, तो वो वहाँ पे ढूंढने लगती है। तो वहाँ पे बोयू भी फिर आता है और फिर बोलता है कि तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं तुम्हें मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो जियांग शुएंग बोलती है कि तुम ये सब बोल भी कैसे सकते हो, मैंने सब कुछ सुन लिया था, ठीक है, तुम्हारी और रुई के बीच में जो भी बातें हुई थी। फिर वो अपने पापा मिस्टर जियांग को कॉल करने लगता है, परंतु कॉल लगता नहीं है। फिर वो मैसेज भी करके बताता है कि एक लड़की मेरी वजह से रिवर में जंप कर गई है। और तभी मिस्टर सू का कॉल आता है, तो फिर वो मिस्टर सू को भी बताते हैं। तो मिस्टर सू उसको मिलने के लिए बुलाते हैं, तो वो वहाँ पे जाती है। तो मिस्टर सू बोलती है कि फाइनली तुम मिलने के लिए रेडी हो गई। तो जियांग शुएंग बोलती है कि रुई गायब हो गई है और वो कहीं भी नहीं मिल रही है, शायद वो रिवर में जंप कर गई है, प्लीज़ उसको ढूंढ दीजिए। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि उसको तो हम ढूंढ लेंगे, परंतु उससे पहले तुम कुछ सवाल के आंसर्स करो कि क्या तुम जियांग शुएंग बन के खुश हो, क्या तुम अपनी लाइफ को सच में एंजॉय कर रही हो। तो जियांग शुएंग बोलती है कि मैं एक लड़की गुम हो गई है उसको ढूंढने के बारे में बात कर रही हूँ और आप ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि वो लड़की तो हमें मिल ही जाएगी, पर तुम जब भी थोड़ा वक्त मिले तो इस बारे में सोचना ज़रूर है। और फिर वो उसे एक अलग तरीके का डिवाइस देता है और बोलता है कि इस मामले में तुम्हें कुछ भी बात करना हो तो फिर इस फ़ोन से करना, मुझे फ़ोन। तो जियांग शुएंग बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत है क्या। तो मिस्टर जू बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम वीचैट पे जो भी बातें करोगे सब कुछ ही तुम्हारे खिलाफ एक एविडेंस बन सकता है। और फिर वो वही मैसेज दिखाते हैं जो कि जियांग शुएंग ने अपने पापा को किया था। तो जियांग शुएंग सोचने लगता है कि जो मैसेज उसने पापा को किया था वो जू के पास कैसे चला गया। फिर रात को मिस्टर जू जियांग शुएंग को उसी डिवाइस से कॉल करके बताते हैं कि रुई हमें मिल गई है। तो जियांग शुएंग पूछती है कि उसकी हालत कैसी। तो मिस्टर जू बोलती है कि उसकी हालत थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो हम कॉल पे नहीं बता सकते। पर तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने में बस 15 मिनट बाकी है। तो मिस्टर जू उसको एक जगह पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि उसी ओवरब्रिज होके ही आना। फिर जब वो ओवरब्रिज में जा रहे थे तब देख पाते हैं कि बस 10 मिनट बाकी थे वो लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने में। फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ कार चलाती है। जियांग शुएंग बहुत बार जू को कॉल करने की कोशिश भी करता है परंतु कॉल नहीं लगता है। और फिर देख पाते कि लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने में बस 1 मिनट ही बाकी था। और तभी वहाँ पे मिस्टर जू का भी कॉल आता है और तेज़ ड्राइविंग करने की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है बहुत ही खतरनाक तरीके से और उसकी कार रिवर में गिर जाती है। और फिर उस डिवाइस में हम देख पाते हैं कि लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाता है और तभी जियांग शुएंग भी उस रिवर में गिर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता
है एक घर में जो कि होता है ची लियांग के, और उसके घर में भी वैसा ही एक डिवाइस होता है और जहाँ पे भी दिख पाते हैं हम कि वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो लियांग वो देखता है और उसके रूम में उसकी फ्रेंड सू का भी एक पिक्चर होता है, मतलब ड्राइंग होता है उसका, और वहाँ पे लिखा होता है कि 2012 में वो मिसिंग हो गया था। तो वहाँ पे लियांग बोलता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, अब तो क्या तुम सच में वापस आ गए हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है बाहर। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।